नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उत्तराखंड में सत्ता बदलने का असर साफ दिखने लगा है। अभी कुछ ही दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी आला कमान ने दिग्गज नेता तीरथ सिंह रावत को सत्ता की कमान सौंपी थी। सूबे की कमान मिलते ही तीरथ सिंह रावत एक्शन में आ गए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे तीरथ सिंह रावत ने इस बार पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बड़ा फैसला पलट दिया और कुंभ स्नान करने आने वाले तमाम हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी राहत का ऐलान कर दिया। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कोरोना को देखते हुए कुंभ स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई सख्त फैसले लिए थे, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि हिंदू श्रद्धालुओं के साथ साथ संत, महंत और अखाड़ा परिषद भी सरकार से नाराज थे। यही वजह है कि सत्ता संभालते ही तीरथ सिंह रावत तुरंत धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच गए। कुंभ मेले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे सीएम तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के सभी फैसलों को बदलते हुए हरिद्वार महाकुंभ मेले को पूर्ण स्वरूप और दिव्य भव्य कुंभ आयोजित कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु बिना रोक टोक के कुंभ आएं और स्नान करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुंभ में शासन प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन तो कराया जाएगा, लेकिन बाकी कोई पाबंदी कुंभ मेले में नहीं होगी। मैंने कहा कि कोई रोक टोक नहीं, जनता को आने दीजिए। 12 साल पहले वो तय करते कि हमको कुंभ नहाना है, तो रोक टोक नहीं होनी। हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो वो गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन को। लेकिन ये नहीं कि जनता को नहाने दें। तो लेकिन लोगों में एक भय था कि यानी बिना नेगेटिव के, बिना उसके रिपोर्ट के हम जा ही नहीं सकते। तो इसको मैंने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं, पालन जरूर करें लेकिन आएँ। और उसके कारण उस दिन ये हुआ कि रात भर लोग चलते रहे। 32-33 लाख संख्या वहाँ आई और उन्होंने पूर्ण रूप से स्नान भी किया। कोई किसी प्रकार का घटना नहीं। अपने घर में वापस लोग बड़े शांति उससे लौटे। और अब जो 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है। कुंभ पर बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत का मानना है कि कुंभ में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ की आरटीपीसीआर जांच संभव नहीं। सरकार ने तय किया है कि डंडे के बल पर किसी को रोका नहीं जाएगा, बल्कि व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी कि श्रद्धालु गंगा में स्नान करें और फिर तुरंत वहां से निकल जाएं। इसके लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। परसों मैंने फिर यही कुंभ के बारे में बैठक ली। तो एक तो जो लोग आने वाले होंगे उनके लिए बसें की आवश्यकता है। तो बसें अभी तक जो उनकी जितनी संख्या थी उसका मैंने 4 गुना संख्या बढ़ाई, क्योंकि बड़ी संख्या में अब लोग आने वाले हैं। तो उनको बॉर्डर से लेकर के वहाँ तक छोड़ना और लेने के बाद फिर छोड़ना, ये रहेगा। और एक जिससे व्यवस्था बनी रहे। दूसरा, जो अखाड़ा जो अपने शंकराचार्य और अभी तक उनको स्थान, ये भी मैंने सुनिश्चित किया है कि उनको स्थान मिलना चाहिए, वो तय किया है। साथ ही कुछ सड़कें, कुछ गलियारे अभी भी ठीक नहीं, उनको ठीक करने का 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया है, वो ठीक होने चाहिए। और साथ ही स्वच्छता प्राथमिकता हमारी है, प्रधानमंत्री जी की भी है। तो वो स्वच्छता को लेकर के जितना भी हमको संख्या बढ़ानी पड़े, सुरक्षा निरीक्षकों की आदि की, सारे इस तरह जो भी कर्मचारी होंगे वो बढ़ाने की बात की है। ऐसा कुंभ की तैयारी हमने की है। कुंभ स्नान का हिंदू धर्म में खास स्थान। इस पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु 12 साल तक इंतजार करते हैं, फिर उन्हें ये मौका मिलता। ऐसे में जब इस बार हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालु आए तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यही सोचकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई फैसले पलट दिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह के फैसले: हरिद्वार में एंट्री के लिए 72 घंटे में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और हेल्थ सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य। शाही स्नानों के दिन वीआईपी मूवमेंट पर रोक। श्रद्धालुओं को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद एंट्री।
ट्रेन, बसों और कमर्शियल वाहनों में आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ बोर्डिंग करना होगा। सीमा चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, धर्मशाला में ई पास और ई परमिट को वेरीफाई किया जाएगा। ई पास के बिना आने वाले भक्तों को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहां कुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं पर ऐसी तमाम पाबंदियां लगाई थी, तो वहीं नए सीएम तीरथ सिंह रावत का मानना है कि महाकुंभ में जब इतने धार्मिक आयोजन होंगे और उन्हें देखने वाला कोई नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। सीएम तीरथ ने साफ तौर पर कहा है कि महाकुंभ देखने और स्नान करने देश दुनिया के लोग हरिद्वार पहुंच सके, इसलिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। नेत्र कुंभ का फायदा भी जरूरतमंदों को तभी मिलेगा जब महाकुंभ भव्य होगा और अधिक से अधिक श्रद्धालु और संत आएंगे। आपको बता दें, हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन था। इसके अलावा दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल दिन सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन, तीसरा मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल दिन बुधवार मेष संक्रांति के दिन, चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल दिन मंगलवार बैसाख पूर्णिमा के दिन, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावनाएं जताई जा रही। यही वजह है कि नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने सत्ता संभालते ही साधु संतों से मुलाकात की और कुंभ से जुड़े बड़े फैसले लिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक आइए आपको सुनाते हैं तीरथ सिंह रावत का वो इंटरव्यू जिसे उन्होंने सीएम बनने से कुछ ही दिन पहले एनएमएफ न्यूज को दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिरी बार जब आप शख्सियत की सीरीज को देख रहे थे तो हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। आज हमारे साथ तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं और जब मैं तीरथ सिंह रावत जी का जिक्र करता हूं तो फिर पौड़ी गढ़वाल के सांसद तो हैं ही, लेकिन इन सारी चीजों से इतर एक लंबा राजनीतिक सफर है, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, उससे पहले का सामाजिक जीवन और उसके बाद से जो राजनीतिक सफर शुरू होता है, बहुत सारे पड़ाव हैं। उन सब का जिक्र करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर भी कि आपको सारी जानकारी दी जा सके। लेकिन शुरुआत मैं कर रहा हूं उस घटना के साथ जिसका जिक्र इस वक्त पे हर तरफ हो रहा है, नेशनल न्यूज से लेकर आप कहीं पर भी बात कीजिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन स्वागत के साथ ही मैं आपसे रैणी गांव का जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि उस इलाके के बारे में आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, आप ग्राउंड जीरो पर भी गए थे और तीसरी बात ये कि लगातार उसको लेकर के चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। सबसे पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है उसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? बड़ी दुखद घटना है और जो एक मैं दैवीय आपदा कह सकता हूँ, इसको प्राकृतिक आपदा है। ग्लेशियर लुढ़कते हुए और धौली गंगा ऋषि गंगा का संगम में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो होता है उसको टकराते हुए और पहाड़ से टकराते हुए आगे जब बढ़ता है तो 12-13 किलोमीटर के आगे फिर तपोवन में एनटीपीसी का 520 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट और वो भी ध्वस्त हो जाता है जी। और जब वो ध्वस्त होता है, आगे पानी का रुकाव बढ़ा तो आगे तक डर और भय ये सारा रहता है, श्रीनगर से लेकर हरिद्वार तक जी। लेकिन जब ये घटना घटी तो 9:30 बजे तत्काल 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संज्ञान लिया। मैं कह सकता हूँ कि इतनी त्वरित गति से और तेजी से और समय, यानी प्रधानमंत्री जी ने तत्काल ट्वीट किया और गृह मंत्री जी ने भी संज्ञान लेते हुए, और वहाँ आपका आईटीबीपी, बीआरओ, आर्मी, एनडीआरएफ, प्रदेश की एसडीआरएफ, सारे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में रेस्क्यू में जुटा है। और देखिए, प्रभु की है कि जो जाना था उसको तो बचा नहीं। वो सैलाब में क्या कर सकते थे जी। आज की डेट में 207 करके जो इस प्रकार का टोटल वहाँ का जो संख्या 176 के लगभग मिसिंग है। 30 लोग कल तक की रात की जो है कि वो डेड बॉडी इस प्रकार सामने आई है। आसपास के गांव ऐसे 13 गांव थे और जिनमें कि संपर्क टूट गया, कनेक्टिविटी से वो दूर हो गए। बड़ा पुल एक चला गया, 4 झूला पुल चले गए जी। मेरा उस जगह पे भी जाना, उन गाँवों के बीच के लोगों के बीच में भी जाना और राशन भी बांटना हुआ। उस स्थान पे तो गई। तो ये दुखद घटना मैंने जैसे कहा कि हम सब लोग, लेकिन इतना हुआ कि वो पानी आगे नहीं हुआ, थमता गया और आगे कोई ऐसी
अनहोनी हुई। लेकिन मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा इसीलिए भी है क्योंकि आप तो निश्चित तौर पर उस भौगोलिक परिस्थिति को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो मैदानी इलाकों के लोग होते हैं वो भौगोलिक स्थिति से थोड़े से अनजान होते हैं। मैं उस इलाके में 4 साल रहा हूं, आप तो निश्चित तौर पर उस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि वहां के लोगों में इसको लेकर के क्या कोई खौफ आप देख रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों से हमारी बात हुई वहां पर, उन लोगों का निश्चित तौर पर यह कहना था कि जैसे इसका एक तरह से ये एक ऐसी चीज है जो कि हो सकती है और आने वाले समय में भी हो सकती है। क्या आप सरकार के लिहाज से इसे ऐसे नहीं देख रहे हैं कि उन लोगों में अब भी इसके बाद भी थोड़ा सा खौफ है वहां पर कि इस तरह की चीजें फिर हो सकती हैं? सौभाग्य है, देखिए मैंने कहा ना, ये तो किसी के हाथ में नहीं थे, प्राकृतिक आपदा थी जी। लेकिन वहाँ पे लोगों में भय तो है। पहले तो जिस दिन ये सब कुछ हुआ तो नीचे तक भी लोगों में एक डर था, दहशत थी पूरी श्रीनगर आगे तक। लेकिन वो पानी, मैंने कहा ना, वहीं ठहरा हो गया, वहीं रुक गया, आगे कोई इस तरह की घटना नहीं हुई, आगे नहीं आया। और उसका एक कारण है कि डैम ने भी बहुत कुछ पानी रोका, आगे के डैम ने सारी चीजें हुई हैं। अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ है और बर्फ और ग्लेशियर, ये सब चीज़ें वहाँ रहती हैं, आच्छादित हैं। तो ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं होगा। इसके लिए देखिए, मैं यदि कहूँ पीछे जाऊँ तो 1893 में बहुत बड़ी आपदा आई थी जो श्रीनगर तक को भी लेके चला गया था। पुराना श्रीनगर आदि इस तरह का आगे भी हरिद्वार तक पूरा आया था, पानी बढ़ा था। उसके बाद आपका 1977 में, उसके बाद फिर आपदा केदारनाथ 2013 का, तो पूरा देश के दुनिया सारा सामने जग जाहिर है। तो मैंने कहा ना, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है, मैंने कहा कि पहली बार 13 की जब आपदा आई थी तो सरकार हिल गई थी और संभाल नहीं पाई थी। और यदि वो समय पे डिसीजन लेती उस समय तो शायद तक कि बहुत सारे लोगों की जानें बचती। लेकिन इस समय सरकार ने त्वरित गति से तत्काल, देश के प्रधानमंत्री मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा देश देखना, अर्थ एक तुरंत उसके बाद एक्शन लेना और गृह मंत्री का एक्शन लेना, तो सारी फोर्स लग जाती, आज भी रेस्क्यू कर रही है सारे। तो माने ये सबसे बड़ी बात है कि जो उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे राहत कार्य, रेस्क्यू, ये सारा चीज़ें समय पे हो सकती हैं। तो ये भी एक, मैंने कहा नहीं पहले, बाकी तो मैं कह नहीं सकता कि आगे क्या होगा, वज्रपात होते हैं, भूस्खलन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आप आने वाले जी, लेकिन लोगों में अब इतना जरूर है कि जब ये सारा काम हो रहा है वहाँ पे, तो लोगों में धीरे धीरे डर समाप्त भी होता जा रहा है। आप वापस जाएंगे उस जगह पर दोबारा इस वक्त पे? आप ऐसी कोई बात बता सकते हैं हमें? जी निश्चित है कि मैं जाऊंगा। अभी तो ये हाउस था इसलिए मुझे कल ही आना पड़ा, लौटना पड़ा, क्योंकि आज व्हिप जारी है जी। और व्हिप जारी में जब उसकी व्हिप जारी होती है 3 लाइन की, तो उसमें तो फिर कहीं भी हो, कैसे भी आना पहुंचना पड़ता है। तो आज व्हिप जारी है, इसलिए मुझे यहाँ आज है ना, आगे फिर ऐसा होगा तो निश्चित है कि मैं जाने का प्रयास करूंगा, वहाँ जाऊँ, मेरा क्षेत्र है। सदन की सर आपने बात की, और सदन में कल जो कुछ हुआ, मतलब आमतौर पर सदन में हंगामा होता है तो सुर्खियां बन जाती हैं, प्राइम टाइम्स उसके तय हो जाते हैं उसको लेकर के। कल एक बहुत ही भावनात्मक पहलू देखने को मिला, इमोशनल एंगल देखने को मिला। आप क्योंकि सदन में थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार सदन में भावुक हुए। मुझे याद है जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पहुंचे थे पहली बार, तो जब लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बात कही कि निश्चित तौर पर पार्टी का उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा ये पार्टी मेरी माँ है। और मैं निश्चित तौर पर उस वक्त पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। मैंने उन्हें भावुक होते हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा है। वो सैन फ्रांसिस्को गए थे, वहां पर भी वो मार्क जुकरबर्ग के सामने अपनी माताजी की बात कहते हुए भावुक हो गए थे। कल का ये जो पूरा का पूरा मौका था, ये इसलिए अलग था क्योंकि विपक्ष के एक नेता का जिक्र करते हुए वो भावुक हुए। आपके लिए कैसा था वो लम्हा? देखिए, ये राज्यसभा की घटना है जी, और राज्यसभा में तो मैं तो लोकसभा का सदस्य हूँ, लेकिन ये मैंने सुना है, जाना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का भावुक होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सदन के अंदर, और वो भी नेता प्रतिपक्ष का, विधायी कार्यक्रम गुलाम नबी आज़ाद का। लेकिन पिछले क्षण कोई भूलता नहीं, वो क्षण उन्होंने जब याद दिलाए तो मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद, वो, और मोदी जी अपने गुजरात के, तो ये जो प्रसंग जब आया तो स्वाभाविक कि उन्होंने उनकी भी बड़ी तारीफ की। ऐसा कम
आपने टीवी के जरिए देखा इसे या मैंने इसलिए मैं वो बता, तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई हैं तो देखिए स्वाभाविक महसूस होता है, ये कम होता है, बहुत कम इस प्रकार का। और ये मैं मतलब इसको लेकर के चर्चा थी सदन में, हाउस प्रीमाइसेस में? निश्चित मैंने कहा मैं सदन का सदन, लेकिन बाहर भी ये चर्चा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, सदन के बाहर भी जैसे बिल्कुल बिल्कुल जुगरान जी, विषय बाहर भी था। इवन कि मैं किसी से कभी शाम को रात को जब एक आध फोन आए तो इसमें भी जिन लोग फोन किए तो ये सारा तो उन्होंने कहा साहब आज मोदी जी को इस तरह भावुक होते हुए और इस तरह ये हमने देखा है। तो ये बड़ा, और सबका ये था कि प्रतिपक्ष नेता का विदाई और इस प्रकार का, और ये मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ये कल्पना से परे है। और जब कल्पना से कोई चीज परे होती है तो उसमें चर्चा स्वाभाविक है। स्वाभाविक है।